अच्छा, एक तो सबसे पहले हम डील कर देते हैं जो लॉजिक है, वो लॉजिक सिर्फ इसको लागू करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो असली नहीं है, वो मोटिव वो नहीं है। मोटिव पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले डील कर देते हैं कि जो लॉजिक दिए जाते हैं। पहला है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जी इस पे खर्चा बहुत होता है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 2019 और ये डेक्कन हर्ड अखबार की एक डिटेल रिपोर्ट है, मैंने उसमें से ये फिगर्स लिए हैं। 2019 और 2024 के बीच में जो भी इलेक्शन हुए पार्लियामेंट या असेंबली के, उसमें जो सरकार ने खर्च किया वो 16,255 करोड़ है। इस पूरे पीरियड के दौरान जो भी इलेक्शन हुए, इसमें जो खर्च हुआ वो 16,255 करोड़ रुपया है। अब हम इसको एनुअली लगा लें तो ये 3251 करोड़ बनता है हर साल का। 3251 करोड़ इलेक्शन करवाने पे ये खर्च है। अब इसमें अलग अलग इसको बाइफरकेट है, अगर हम करें तो 3 मोटे मोटे हेड हैं जिनके तहत ये खर्चा होता है। एक तो है ईसी के एस्टेब्लिशमेंट पे, जो इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट है, उनके एम्प्लॉयज हैं, वो जो खर्चा करते हैं, वो जो सारा कुछ करते हैं, उस पर 300 करोड़ रुपया। आउट ऑफ दिस जो 16,255 या 3251 साल का, उसमें ये है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन करवाने पे जो खर्चा आता है, जिसमें सिक्योरिटी ये वो सारा कुछ आ जाता है, वो 1916 करोड़ रुपए है साल का। और फिर ईवीएम्स पे, जो ईवीएम है, ईवीएम का खर्चा सिर्फ खरीदने पे नहीं आता, ईवीएम का पे खर्चा मेंटेनेंस पे भी आता है, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है, और ईवीएम की एक लाइफ होती है, उसके ऊपर 1035 करोड़ रुपया ये डिफरेंट हेड है जिसके अंदर है। अब ये खर्चा है जो 2019 से 24 के दौरान सरकार ने खर्च किया। अब ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग जो जिन चीजों पे जो खर्च करती है, उसका कितना परसेंटेज बनता है? वो बनता है 0.09%। कि जो ये खर्चा है इलेक्शन पे 5 सालों में, ये हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जो अलग अलग चीजों पे एक्सपेंडिचर करती है, उसका है 0.09%, यानी कि कितना कम है। और ये जो है, आप एक अंदाजा लगाइए कि 60,000 करोड़ रुपया पर ईयर तो सिर्फ ये जो पीएम किसान योजना इस पे लागू होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना छोटा हिस्सा है जो इलेक्शन पे। और इलेक्शन को मजाक नहीं है, डेमोक्रेसी बुनियाद है उसकी, डेमोक्रेसी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये इलेक्शन उसकी तो बुनियाद है डेमोक्रेसी की। तो उसके ऊपर 0.09% जो खर्च हो रहा है, उसको ये बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और ध्यान दीजिए कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, अगर आपने करवाना है तो उसके ऊपर आपको कम से कम 2 गुना मशीनें चाहिए। इससे आपको डबल मशीनें चाहिए, इसके लिए आपको खरीदनी पड़ेगी, और उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा है, और वो फिर बाद में रिप्लेस करनी पड़ेगी, उसकी जितना भी लाइफ स्पैन है, तो वो खर्चा आप इसमें लगा लीजिए। उसके बाद ये जो खर्चा है, ये एक्सपर्ट ये बताते हैं जो हुआ, जो ये है 0.09% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको आप कम कर सकते हैं सब्सटेंशियली अगर आप इलेक्शन जितने फेजेस में होता है उन फेजेस को रिड्यूस कर दें। तो ये बहुत बड़ी हद तक इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये जानबूझकर आप देखते हैं हरियाणा जैसे छोटे छोटे प्रांतों में कितने फेजेस में होता है, और वो क्यों होता है हम जानते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रैलियां करनी होती हैं जगह जगह जाकर के, ठीक है ना, वो तो डिपेंडेंट है एक व्यक्ति के ऊपर। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा मिथ है कि ये जो खर्चा होता है ये बेकार होता है। ये सारा खर्चा बेकार नहीं होता। इवन जो कैंडिडेट खर्चा करते हैं वो भी बेकार नहीं होता है। आप ये देखिए कि इलेक्शन के दिनों में जो खर्चे होते हैं, कितने लोगों को काम मिलता है, जॉब मिलती है,
किसी भी किस्म का हो, अब कितने तरह के काम हैं, चाहे वो अनाउंसमेंट करने वाले हो, चाहे वो पोस्टर बनाने वाले हो, चाहे वो पेंटिंग करने वाले हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम करने वाले हो। ये इलेक्शन बहुत से लोगों को काम भी देता है, मनी सर्कुलेट होता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है और आपकी इकोनॉमिक ग्रो होती है उससे। जिनको वैसे नहीं काम मिलता उनसे मिल पाता, इसलिए सारा वेस्ट है, ये भी एक मिथ होता है। तो ये मैंने कुछ आंकड़े दिए हैं जो ये शो करते हैं कि इलेक्शन पे ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसका बहाना जो है उसका कोई आधार नहीं है। इससे कोई खर्चा कम नहीं होगा और कम करने के और तरीके हैं। आप ये देखिए कि ये बात कर कौन रहा है एक्सपेंडिचर की, वो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है जो सबसे बेतहाशा इस्तेमाल करती है इलेक्शन में पैसे का, मनी पावर का, करप्ट प्रैक्टिसेस का। जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है वो खर्चे की चिंता कर रही है। तो नंबर 1 तो ये कि ये खर्चे वाला जो बहाना है बिल्कुल बेकार है। दूसरा आता है कि जी पॉलिसी डिस्रप्शन आती है गवर्नेंस के अंदर, और उसका लॉजिक ये है कि जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज नहीं इंप्लीमेंट कर पाती। देखिए अगर 2 बार इलेक्शन होंगे, एक बार पार्लियामेंट का एक बार स्टेट का, कितने दिनों का फर्क पड़ेगा? एक बार तो होना ही है। अगर आप इकट्ठा भी करवाओगे तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तो लगेगा। ठीक है ना जी? 2 बार होंगे, असेंबली का अलग और पार्लियामेंट का अलग, तो 2 बार हो जाएगा। कितने दिनों का फर्क पड़ता है? आपके पास 5 साल है, आप अपनी पॉलिसी लागू कर सकते। 5 साल में 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे, आपके पास फिर भी पूरे, आपके पास 3 महीने कम 5 साल पड़े हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और खत्म हो जाता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। ठीक है ना जी? तो पहले तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, ये बहुत लिमिटेड उसके ऊपर लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपकी जो ऑलरेडी जो स्कीम चल रही है उस पर कोई रुकावट नहीं है। मेजर के ऊपर आप नए पत्थर नहीं रख सकते, आप नई स्कीम्स नहीं लागू कर सकते, तो भाई 5 साल किस लिए कर लो? ये जो 8वां वेतन आयोग दिया है, ये दिल्ली के इलेक्शन के टाइम में देने की क्या जरूरत थी? ये किया ना अनाउंस अभी, ये पहले दे देते। किस लिए कर रहे हो आप इसलिए कर रहे हो कि आपने बेजा फायदा लेना है चुनाव के अंदर। तो इसलिए जब झड़ी लग जाती है इलेक्शन से फौरन पहले, नई पॉलिसियां जी, रेगुलर करो जी, आप जी ये पत्थर लगा रहे हैं, वो पत्थर लगा रहे हैं, वो आप ये काम पहले भी कर सकते हो। तो करते तो आप लोग हो, सरकार है वो करती है, और आप कह रहे हो जी गवर्नेंस रुक जाती है। गवर्नेंस के लिए आपके पास बहुत सा जो है टाइम है पड़ा होता है और आप वो कर सकते हो। और वैसे भी देखा जाए, जैसे मैंने जिक्र किया, ये मॉडल ऑफ कंडक्ट का तो वैसे ही मजाक बन गया, कौन इस पे अमल करता है? सारा कुछ करते हो आप। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जितनी धज्जियां हमारी रूलिंग पार्टी के द्वारा उड़ाई जाती हैं और कोई नहीं उड़ाता, दूसरे के ऊपर तो फौरन ECI ले लेती है एक्शन, लेकिन सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी करती है। तो इसलिए ये डिसरप्शन जो है गवर्नेंस में, ये एक महज बहाना है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। ये दोनों के दोनों जो बहाने हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, सिर्फ बहाने हैं। ये असली मोटिव क्या है? देखिए असली मोटिव बुनियादी तौर पे 3 हैं। पहला तो ये है कि एक तो बड़ा है, आइडियोलॉजिकल है। वो ये है कि आप जानते हैं जो रूलिंग पार्टी है इस टाइम बीजेपी RSS की पार्टी है, और बीजेपी RSS का जो पूरा आइडियोलॉजिकल जो प्लैंक है वो यही है कि वो इस देश की डाइवर्सिटी को, इस देश के मल्टीकल्चरलिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जुटलाते हैं, और वो इस देश को
एक आर्टिफिशियल जो यूनिफॉर्मिटी है उसमें वो देखते हैं, उस शीशे के अंदर वो देखते हैं और वो थोपना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश, हम शुरू से बचपन से पढ़ते रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, के विविधता में एकता। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें दसियों धर्म हैं, हजारों भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, बोलियां हैं, कल्चर्स हैं अपनी अपनी। ये डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। और लेकिन उसके अंदर एक एकता भी निहित है, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक तो आइडियोलॉजिकल ये है कि बीजेपी जो है वो और आरएसएस जो है वो उस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ये उनका आइडियोलॉजिकल आधार है। और इसीलिए वो बात करते हैं एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश एक संस्कृति और एक देश एक धर्म। अगर आप गोलवलकर की वी एंड आवर नेशन ऑफ डिफाइंड पढ़ेंगे आपको यही कुछ मिलेगा, एक भाषा, सब कुछ एक। तो वो एक यूनिफॉर्मिटी है जो वो उसको थोपना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, और ये देश के लिए बहुत घातक है। ये देश हमारा एक सुंदर जाल की तरह है जिसमें रंग बिरंगे जो हैं धागे हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषाओं के। आप उसकी एक तंद को काटेंगे तो जाल बिखर जाएगा। ये लोग ये समझते नहीं हैं, और ये समझते हैं तो फिर ये करना वही चाहते हैं जो नतीजा है, तोड़ना चाहते हैं देश को। तो ये एक सुंदर जाल है हमारा देश, बुना हुआ, और वही उसकी मजबूती का आधार है। इसके हम अगर से डाइवर्सिटी को अगर छेड़ेंगे, अगर कोई नुकसान पहुंचाएंगे, जो मैं आगे आर्ग्यू करूंगा कि ये इलेक्शन जो है ये उसको वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो उसको हार्म करता है, तो हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए ये घातक है। अगर हम उस डाइवर्सिटी को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो ये गलत है। लेकिन ये उनका आइडियोलॉजिकल प्लान है, तो इसलिए यही नहीं, वो तो फिर इससे आगे भी जाते हैं। एक देश एक नेता जो हिटलर का था, एक देश एक नेता, सब कुछ एक। तो वो एक आर्टिफिशियल यूनिफॉर्मिटी जो है वो देश पे लागू करना चाहते हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी सेकुलरिज्म है, एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का। तो एक तो ये है उनका। दूसरा ये है कि उनको लगता है शायद कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोकल मुद्दे जो हैं वो हावी हो जाते हैं। और आप देखते हैं जगह जगह जो लोकल इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा बहुत सी स्टेटों के अंदर। लोकसभा के अंदर जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का इलेक्शन आता है तो उसमें हार का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह होती है कि जो विधानसभा का चुनाव है उसमें लोकल इश्यूज जो हैं वो हावी होते हैं, रीजनल इश्यूज जो हैं वो हावी होते हैं। तो जो सत्ता में हैं आज, उनको ये लगता है कि हम अगर इलेक्शन एक साथ होगा तो जो नेशनल नैरेटिव बनाएंगे, और नेशनल नैरेटिव आप जानते हैं क्या है, अंधराष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता। तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर नैरेटिव बनता है नेशनल लेवल पे, तो उनको लगता है कि लोकल मुद्दे दब जाएंगे और हम जीत जाएंगे बड़ी आसानी से। तो एक मोटिव जो है ये है। और दूसरा जो है वो ये है कि देखिए, बीजेपी इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइम मिनिस्टर फॉर इट्स इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो स्टेट का हो, उनका बस नहीं चलता तो म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन हो तो वहां भी उनको ले जाए, तो वो डिपेंडेंट है प्रधानमंत्री पे। अब उनको लगता है यार इलेक्शन, और इस देश में कभी नहीं हुआ जिस तरह से इलेक्शन में प्रधानमंत्री जाते हैं, इससे पहले कभी नहीं। 1952 के इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने कैंपेनिंग की थी, और वो एक्सटेंसिव कैंपेनिंग थी, लेकिन वो कैंपेनिंग का एक कंटेक्स्ट था, वो कैंपेनिंग इलेक्शन के लिए नहीं थी।
वो बेसिकली महात्मा गांधी का मर्डर हो चुका था, देश में सांप्रदायिकता का खतरा सिर पे मंडरा रहा था, और जहां भी नेहरू जाते थे उनका जो बुनियादी तौर पर जो अटैक होता था वो कम्युनलिज्म के खिलाफ होता था, सेकुलरिज्म के पक्ष में होता था। वो एक्सटेंसिव कंपेनिंग, और नेहरू ने कहा था कि 52 का इलेक्शन सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म है, ये वर्डिक्ट होगा कि देश किस रास्ते पर जाना चाहता है। और इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि जब आरएसएस बीजेपी अटैक करती है तो सबसे ज्यादा नेहरू को वो इसीलिए